नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 जून को एमपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स होने की पूरी संभावना है। ज़्यादा समय नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, तैयारी को लेके आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां निरंतर बढ़ती जा रही होंगी। आपकी इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस और उनके वेटेज के आधार पर चीजें शामिल की गई हैं। आइए देखते हैं हमारी इस रणनीति को। दोस्तों, एमपीपीएससी 2021 के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी हम इसमें लाए हैं उसमें हम इसे 4 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला, डिकोड द सिलेबस। दूसरा, स्टेप्स। तीसरा, थिंग्स टू डू एंड फोर्थ वन इज थिंग्स नॉट टू डू। दोस्तों, डिकोड द सिलेबस के अंतर्गत हम पूरे सिलेबस को फिर से अरेंज करेंगे, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ द सिलेबस। क्यों करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अलग अलग बिखरे हुए हैं पर उनका नेचर एक जैसा है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ठीक से याद नहीं हो पाते, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक होकर याद हो पाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे सिलेबस को डिकोड करने का प्रयास किया है। दूसरा जो हम चर्चा करेंगे, जैसा मैंने कहा, स्टेप्स। जो सिलेबस हमने डिकोड किया है उसके क्रम में आगे कैसे बढ़ा जाए, तो हमने कुल 52 दिनों का प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें शुरू के 30 दिन में क्या पढ़ना है इस पे बात होगी। उसके बाद अगले 15 दिनों में उन चीजों को रिवीजन में कैसे आगे बढ़ाना है उसकी बात होगी, और लास्ट के 7 दिनों में आप एक तीसरा रिवीजन कैसे करेंगे उसकी बात होगी। दोस्तों, थिंग्स टू डू में एग्जाम के समय पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है इसकी बात होगी, और थिंग्स नॉट टू डू में जिन चीजों को इग्नोर करना है, जो कई बार आपके मार्ग में बाधक का काम करते हैं, उनकी भी बात करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले डिकोड द सिलेबस। जैसा मैंने कहा कि हम सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने इस पूरे सिलेबस को 3 भाग में डिकोड किया है दोस्तों। पहला, पीपीआर, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैंने इस श्रेणी में रखा हुआ है जिसे मैं पीपीआर कह रहा हूं, मतलब प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। ऐसे सब्जेक्ट जिनकी प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे और रिवीजन भी करते चलेंगे। दूसरी कैटेगरी में है पीआर, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनकी प्रिपरेशन तो हम साथ साथ करेंगे पर प्रैक्टिस अगले चरण में करेंगे, मतलब तुरंत में उसकी प्रैक्टिस या क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, हां रिवीजन टाइम टू टाइम करते चलेंगे। तीसरी कैटेगरी में है पीसी, मतलब प्रिपेयर टू कनेक्ट। दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप अभी से यदि याद करके रख लो तो एग्जाम टाइम तक भूलना निश्चित है, आप लंबे समय तक उसे कैरी नहीं कर सकते। मतलब हमें उन्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम निरंतर उनके कनेक्ट में रहें। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। आगे चर्चा करेंगे किस तरह के हैं वो सब्जेक्ट। सबसे पहले पीपीआर की बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन्हें पढ़ना कैसे है, उनकी प्रैक्टिस कैसे करना है और रिवीजन कैसे करना है। पीआर के बारे में चर्चा करेंगे और फिर डिटेल में चर्चा करेंगे पीसी के बारे में। तब हमारा ये पहला बिंदु डिकोड द सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर हम स्टेप्स पे आगे बढ़ेंगे। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि आप इन चीजों को व्यवस्थित रूप से नोट डाउन कर सकें। देखते हैं दोस्तों, पीपीआर की यदि चर्चा करें, दोस्तों पीपीआर में आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले यूनिट 1, 3 और 5 को रखा है। बिल्कुल स्पष्ट है। 1, 3, 5 मतलब एमपी से रिलेटेड सारी यूनिट। एमपी से रिलेशन है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें मैंने ऐड किया है यूनिट 7 को, पर पूरे यूनिट 7 को नहीं, यूनिट 7 के तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 9वें बिंदु को, जो डॉट होते हैं साइड में। क्यों ऐड किया है आगे बताऊंगा। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है यूनिट 6 को। यूनिट 6 को भी पूरी यूनिट 6 को नहीं, नीचे लिखा हुआ है लिस्ट या कॉमन पार्ट्स। ये क्या किया है दोस्तों मैंने?
जैसा मैंने कहा था कि सिलेबस को मैं डिकोड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड वेटेज। आप मुझे एक बात बताइए, जो यूनिट 7 है उसमें कुछ सब्जेक्ट या उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब 3, 4, 7, 8, 9 बिंदु में वे टॉपिक रिलेटेड हैं एनवायरमेंट से, मतलब पर्यावरण। वे टॉपिक रिलेटेड हैं स्वास्थ्य से, मतलब हेल्थ। वे टॉपिक रिलेटेड हैं कृषि से, और वे टॉपिक रिलेटेड हैं खाद्य प्रसंस्करण से। दोस्तों आप मुझे बताइए, जब आप एमपी पढ़ते हैं, मतलब यूनिट 1, 3 और 5, तो एमपी पढ़ने के दौरान एमपी में आप कृषि नहीं पढ़ते हो क्या? एमपी पढ़ने के दौरान जब आप पर्यावरण या वन वाला सेक्शन पढ़ते हो, तो क्या आप वहां राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सारी चीजें नहीं पढ़ते हो क्या? क्या एमपी में आप स्वास्थ्य वाला सेक्शन नहीं पढ़ते हो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम, सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या किया, ये नहीं पढ़ते हो क्या? बिल्कुल पढ़ते हो। फिर आप सेम टॉपिक यूनिट 7 में अलग से जाके पढ़ते हो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि यूनिट 7 की वे यूनिट्स जो कि कॉमन है, वे बिंदु जो कि कॉमन है एमपी वाले बिंदुओं के साथ, आप उनको उन्हीं के साथ मर्ज कीजिए। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने बांटा हुआ भी है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। उसी तरह आप यूनिट 6 पे आइए दोस्तों। यूनिट 6 मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप देखिए खनिज, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इन सारे सेक्शंस को देखिए। अब आप एमपी पढ़ते हो दोस्तों, तो एमपी में खनिज आप पूरा पढ़ते हो डिटेल में। कौन सा खनिज कहां पाया जा रहा है, वो जिस स्थान पे पाया जा रहा है उस स्थान का नाम क्या है, यह भी आपको याद रखना पड़ता है। वो स्थान किस जिले के अंतर्गत आ रहा है, कौन किस नंबर पर है, बॉक्साइट के मामले में किसका प्रथम स्थान है, तांबे के मामले में किसका स्थान है, यह सब आप डिटेल में पढ़ते हो। फिर आप एमपी जब कंप्लीट कर लेते हो और ज्योग्राफी में जाते हो, तो फिर पूरा खनिज भारत के संदर्भ में पढ़ते हो। आपकी लिंक टूट जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जब एमपी की ये वाली यूनिट्स पढ़ें, वे यूनिट्स जो यूनिट 6 की कुछ यूनिट्स के साथ कॉमन पार्ट रख रही हैं, मतलब कॉमन है दोनों के बीच में, तो आप यूनिट 6 के उन कॉमन पार्ट्स को भी यूनिट 135 मतलब एमपी वाले सेक्शन के साथ मर्ज कीजिए। उदाहरण के तौर पर जब आप एमपी का खनिज पढ़ते हैं, तो वहीं पर आप भारत का खनिज भी मर्ज कर लीजिए। साथ साथ पढ़ते चलेंगे मैप में लोकेट करते हुए, तो याद करना बहुत आसान होगा। सेम आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं एमपी के, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े एमपी के, अभ्यारण्य पढ़े एमपी के, फिर आप भारत के अलग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों। एमपी के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य आपने पढ़े, वहीं आप भारत वाले मर्ज कीजिए। पढ़ना बहुत आसान होगा। एक टॉपिक एक लिंक में खत्म होगा। वो टॉपिक तो सेम है ना दोस्तों, केवल अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग यूनिट में मेंशन है। ये आपके लिए असुविधा पैदा करता है। तो हमने यहां पर डिकोड के क्रम में इन सब्जेक्ट्स को एक साथ अरेंज किया। यूनिट 135 एमपी की, जैसा मैंने कहा, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और आप सभी जानते हैं कि लगभग 35 to 40% यहीं से आने की हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और इनके साथ जैसा मैंने बताया यूनिट 7 और 6 के उन कॉमन पार्ट्स को मैं मर्ज करने की बात कर रहा हूं, जिनको आप इधर आराम से डिटेल में विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों, केवल सुविधा के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से उसे डिकोड कर रहे हैं, मतलब सेम नेचर वाले सब्जेक्ट को एक साथ ला रहे हैं। और दूसरा, हम वेटेज के अकॉर्डिंग भी बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर वेटेज के अकॉर्डिंग तो आपने कोई बात नहीं करी, तो आप समझिए। पीपीआर को मैंने नाम दिया है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और रिवाइज के कारण। मतलब ये वे यूनिट हैं जिनको हमें प्रिपेयर तो करना ही है, साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते चलना है और रिवीजन भी साथ ही साथ करते चलना है। कैसे करना है, सब पे चर्चा करेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि पीपीआर में क्या है, पीआर में क्या है और पीसी में क्या है। मतलब पहले आप डिकोडिंग समझिए अच्छे से, फिर उनकी तैयारी कैसे कर रहे हैं मैं उस पर भी बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, पीआर। पीआर के अंतर्गत जैसा मैंने कहा, वे यूनिट्स आएंगे जिनका हमें प्रिपेयर करना है और टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। यहां पर प्रैक्टिस जैसा मैंने कुछ नहीं लिखा, तो क्या प्रैक्टिस नहीं करना है? करना है, आगे चर्चा करेंगे। बस आप धैर्य के साथ पूरी बातें ध्यान से सुनते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। पीआर में मैंने यूनिट 2 और 4 को रखा है और साथ ही यूनिट 6 के, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थ्योरी पार्ट्स। क्यों? क्योंकि यूनिट 6 मतलब ज्योग्राफी के
जो लिस्ट वाला पार्ट था, जैसा मैंने बताया था राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, खनिज और फलाना और ठिकाना, वो वाले पार्ट्स को, मतलब जो कॉमन पार्ट्स था उसे हमने वहां शिफ्ट कर दिया ऑलरेडी। अब यहां पर ज्योग्राफी का थ्योरी पार्ट बचा है जो बहुत कम है। आप खुद भी ये चीज समझ रहे होंगे कि ज्योग्राफी में जो थ्योरी पार्ट होता है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत देता है ये लिस्ट वाला पार्ट। और दिक्कत मैं फिर बता दूं वहीं देता है कहां, कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य आपने एमपी के साथ अलग पढ़ लिए, फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो फिर वही चीज उठा ली। खनिज संसाधन आपने वहां अलग पढ़ लिए, उसके लिए आप अलग से मेहनत कर रहे हो, तो आपका कनेक्ट नहीं हो पाता है दोस्तों। आगे देखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, यूनिट 2 में क्या है दोस्तों? यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 6, मतलब इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसकी बात हो रही है। इन सब्जेक्ट्स को मैंने पीआर वाली कैटेगरी में रखा है। आप समझते जाइएगा कि आगे इन पे मेहनत कैसे करनी है। अगला देखिए पीसी। दोस्तों पीसी के अंतर्गत मैंने यूनिट 8, 9, 10 और एक चीज और बची हुई है, यूनिट 7 के 1, 2, 5, 6 और 10 वाले बिंदु को रखा है। मतलब वे बिंदु जो पीपीआर वाली कैटेगरी से बच गए थे। क्यों रखा है, कारण समझिए, अभी डिकोडिंग समझिए, बस तैयारी कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा आपको आगे। डिकोडिंग समझिए। यूनिट 8 जो है वो करंट अफेयर है आपका। यूनिट 9 आपका साइंस टेक वाला पोर्शन है, आईटी वाला पोर्शन है, सॉरी। यूनिट 10 आपके आयोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो है। और यूनिट 7 में जैसा मैंने बताया वो यूनिट, वो बिंदु जो उस वाले से बच गए। इन सारी यूनिट को आपको प्रिपेयर करना है, पर इस तरह से करना है कि आप उनसे कनेक्ट रहें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जैसे आप यूनिट 10 को लीजिए सर, आयोग को, आयोग आप अभी पूरा पढ़ के रख लीजिए। किसका कार्यकाल कितना है, किसमें कितने सदस्य हैं, कौन किसको प्रतिवेदन देता है, किसका नेचर क्या है, कौन संवैधानिक है, कौन संवैधानेतर है, यह सारा आप करके रख लीजिए अभी। मेरी गारंटी है कि आप कितनी अच्छा करके रख लेंगे, 1 हफ्ते के भीतर आप भूल जाएंगे। तो क्या करें? क्या इसको एग्जाम टाइम के लिए छोड़ दें? वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले ये एकदम से याद नहीं होगा दोस्तों। तो हम इसे इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि हम इन यूनिट से, अच्छा सबका नेचर ऐसे ही है, यूनिट 8 के साथ भी वही हाल है। करंट अफेयर आप बहुत ज्यादा अभी से पढ़ने लगो, वो भी कोई लॉजिक नहीं है। आप एंड टाइम पे पढ़ो, वो भी कोई लॉजिक नहीं है। हमें उसे इस तरह से प्रिपेयर करना है दोस्तों कि हम उससे कनेक्ट रह सकें, बस। सेम फॉर यूनिट 9। और यदि यहां पर आप देखें तो इस पे मैंने अभी कम चर्चा करी आपसे। पीआर में मैंने यूनिट 2, 4 और 6 रखा है। 2 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 6 ज्योग्राफी। मतलब वे सब्जेक्ट जो लेंदी हैं दोस्तों, वे सब्जेक्ट जो आप साल भर पढ़ते हैं, जिनसे आपका कनेक्ट अच्छा खासा होता है, ये वो सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि आप कितना ही पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, ये कहा जाता है। मतलब आप इन पे बहुत ज्यादा मेहनत, या जैसी मेहनत आप बाकी यूनिट्स के साथ करते हैं वैसी नहीं कर सकते। और जैसा मैंने इनके बारे में कहा कि आप इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इनके लिए क्या करना है? मैंने कहा प्रिपेयर एंड रिवाइज टाइम टू टाइम। यहां पर प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? फिर प्रैक्टिस नहीं है तो क्या है, और प्रैक्टिस नहीं है तो कब है, ये सब आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको, यदि मैं पिछली स्लाइड्स दिखाऊं, तो फिलहाल मैंने आपको डिकोड द सिलेबस से अवगत कराया है। मतलब पीपीआर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पीआर के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और पीसी के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट हैं, और हम किसके साथ क्या करने वाले हैं, अभी मैंने शॉर्ट में यह भी बता दिया। इसमें हम प्रिपेयर भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे साथ ही साथ। इसमें हम प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे, और रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम। और इसमें हम प्रिपेयर इस तरह से करेंगे दोस्तों कि हम लास्ट तक उससे कनेक्टेड रह सकें। प्रैक्टिस भी है इसमें, आगे हम स्टेप्स में बताएंगे। तो आपको हमने डिकोड समझा दिया अच्छे से। अब इस डिकोडिंग के बाद, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, अब हमें यह देखना है कि इन सब्जेक्ट्स को तैयार कैसे करना है। क्या मतलब है पीपीआर का, क्या मतलब है पी और आर का, क्या मतलब है पीसी का, हम कैसे प्रिपेयर करें कि एंड टाइम तक हम कनेक्ट रह सके, हम ये सब आपसे साझा करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा,
स्टेप्स। स्टेप्स के अंतर्गत हम इन तीनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मतलब पीपीआर को कैसे तैयार करो, पीआर को कैसे तैयार करो और पीसी को कैसे तैयार करो, एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले पीआर के बारे में समझिए। तो जैसा मैंने कहा, पीपीआर में पहला है प्रिपेयर। दोस्तों, प्रिपेयर कैसे करना है? आपकी कोई भी आइडल नोट्स हो, आप उससे उसको पढ़िए। कैसे पढ़िए, चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए। मतलब इन सब्जेक्ट्स को एक टॉपिक आपने पढ़ा, कैसे? आपके आइडल नोट से। पढ़ने के तुरंत बाद उसी टॉपिक के जो एमसीक्यू है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, साथ में लगाते चलिए। जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट मिल रहा है जो जरूरी है। अब एक्स्ट्रा बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों, तो यहां भी थोड़ा आप देखिएगा कौन सा है जो एक्स्ट्रा में ऐड करने के लायक है। आप उसे चिन्हित करेंगे, मार्क करेंगे। तो यहां क्या होगी? आपकी प्रिपरेशन हुई इस टॉपिक की आपके आइडल नोट से, और साथ ही आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। मतलब आपने उसके ओटी भी लगा लिए। ओके, और आप उसको रिवाइज भी कर लें। रिवाइज मतलब आज मैंने जो पढ़ा उन यूनिट्स में 1, 3, 5, 7 और 6, उन यूनिट्स में मैंने जो भी आज पढ़ा उसका मैं तुरंत क्या करूंगा? प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। और अगले दिन जब मैं आगे वाले बिंदुओं को पढ़ूंगा उसी सब्जेक्ट्स के, तो पहले मैं पिछला रिवाइज करूंगा। और यदि आपकी स्मृति थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो आप 2-3 दिन में एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए, वो आपके ऊपर है। तो रिवाइज पर, जैसा मैंने कहा, डेली करना है। पर रिवाइज करना कैसे? एक दिन में कितना पढ़ना है? और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं 30 दिन का प्रोग्राम बता रहा हूं पहले आपको, तो 30 दिन में कैसे बांटना है? तो हम अपने सिलेबस के माध्यम से समझते हैं कि उन 1, 3 और 5 को 30 दिन के हिसाब से आप कैसे तोड़ सकते हो। पीपीआर में 1, 3, 5 है दोस्तों। यूनिट 1, 3 और 5, जो 7 और 6 है, उसको मैंने इसी एमपी में मर्ज कर दिया है। इसलिए मैं बार बार इनकी चर्चा नहीं करूंगा आपसे। मैंने आपको समझा दिया कि जो कॉमन टॉपिक है उन्हें आप मर्ज कीजिए, आप ही के लिए सहूलियत होगा। देखिए, सिलेबस के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं कि आप इन 1, 3, 5 को किस तरह से 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। और केवल प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आप रिवाइज भी कर लेंगे। दोस्तों देखिएगा, यूनिट 1, ये आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है। पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य की बात हो रही है इसमें, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश पहला बिंदु। मेरे हिसाब से आप इसको 3 दिन दे सकते हैं दोस्तों, 3 दिन। उसके बाद आया स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो दोस्तों आप इसको 2 दिन का समय दे सकते हैं। माफी चाहूंगा, आप इसको 2 दिन का समय दे सकते हैं। 5 दिन हो गए। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य, इसको आप 1 दिन दीजिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, इसको आप 1 दिन दीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, ये, और दूसरा मध्य प्रदेश के साहित्यकार। ये जो 2 है ना दोस्तों, ये 2 यूनिट्स, इन 2 यूनिट्स को आप एक सिटिंग में बैठ के नहीं कर सकते। आप साहित्यकार पढ़ने बैठिए, जितने भी साहित्यकार हैं, आप सबकी रचनाएं एक बार में नहीं कर सकते। चाहे मैं आपको 2 ही दिन क्यों ना दे दूं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी शरद जोशी हरिशंकर परसाई में मिक्स हो जाएंगे, कभी शिव मंगल सिंह सुमन जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान में मिक्स हो जाएंगे। बहुत कंफ्यूजन है। और आजकल तो एमपीपीएससी उनका मूल नाम भी पूछ रहा है, उनके बचपन का नाम भी पूछ रहा है, वो किस स्थान से संबंधित है ये भी पूछ रहा है। बहुत सारा दायरा बढ़ गया है, उस पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे। तो ये 2 यूनिट्स या डॉट ऐसे हैं जो आप एक सिटिंग में नहीं कर सकते, चाहे मैं ज्यादा टाइम ही क्यों ना दे दूं आपको। तो इन 2 को, मतलब जब आप यूनिट 1 पढ़ रहे होगे एमपी की, तो इन 2 डॉट को आप अनशेड्यूल्ड वे में डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। मतलब आप नियम बना लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा है, मेरे को पहला डॉट करना है मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं व राजवंश, जिसके लिए सर ने 3 दिन दिया। तो आप ये पढ़िए, पर जब भी आप ये पढ़ते हुए थोड़ा बोर हो जाएं या आपको कुछ चेंज चाहिए, ब्रेक ले रहे हैं आप, उस दौरान आप थोड़ा सा 1-2 साहित्यकार की रचनाएं देख लीजिए। उस दौरान आप कुछ साहित्यकार या आप कुछ त्योहार और लोक संगीत के बारे में थोड़ा देख लीजिए। साथ साथ थोड़ा 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 थोड़ा।
मतलब जितने दिन में इन सबको अलॉट करने वाला हूं उतने दिन आपको थोड़ा 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 ये दोनों देखना है। आप ये करके देखिए दोस्तों, आपको इतने अच्छे से ये चीजें याद होंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप शरद जोशी की रचना यदि एक बार में बैठ के याद करने की कोशिश करेंगे, आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान वहां पे मिक्स होंगी आपसे, शिवमंगल सिंह सुमन मिक्स होंगे वहां पर, हरिशंकर परसाई मिक्स होंगे वहां पर, भवानी प्रसाद मिश्र मिक्स होंगे वहां पर आप यदि एक दिन में केवल अनशेड्यूल्ड वे में शरद जोशी देख लिया, अब दिन भर आपके दिमाग में रहेंगे शरद जोशी। अब दूसरे दिन जब आप इसी का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 3 दिन के लिए, तब आपने अगला कोई राइटर देख लिया, तो अब शरद जोशी आपके साथ एक दिन तक रहे, पूरे 24 घंटे तक आप उनके ज्यादा करीब आ गए दोस्तों। तो आप इस तरह से करिए। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को, मतलब सेकंड लास्ट एंड लास्ट, इसको आप दोस्तों 2 दिन का समय दीजिए और इसको 1 दिन का समय दीजिए। आप यदि टोटल करेंगे तो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10 दिन हमने यूनिट 1 को दिया दोस्तों। और इस 10 दिन में मैंने क्या बोला, ये 2 डॉट जो हैं ये अनशेड्यूल्ड वे में आप साथ साथ करेंगे, रोज करेंगे। मतलब 10 दिन बाद आपकी ये सारे बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे। पर अकेला कंप्लीट नहीं करना है, PPR, मतलब 3 दिन यदि इसको दिए हुए हैं तो पहले इसको पार्ट्स में पढ़ो, फिर इसके प्रैक्टिस सेट लगाओ और अगले दिन नया चालू करने से पहले इसका रिवीजन करो। अब चाहे आपको अगले दिन करना है या 2 दिन बाद करना है, वो आपके ऊपर है। और इसके लिए 3 दिन मैंने अलग से दिए हैं रिवीजन के लिए। मतलब यूनिट 1 हम कंप्लीट करेंगे 13 दिनों में दोस्तों, 13 डेज, एक स्लॉट दिन भर का। अब ये 3 रिवीजन आपको कब करना है, 3 दिन रिवीजन पे कब खर्च करना है, ये आपके हाथ में। 50% कंप्लीट हो गया, 1 दिन दे दो कि हम पूरा रिवाइज कर लें यार चलो, या अगला 50% कंप्लीट हो गया, फिर 1 दिन खाली छोड़ के स्टार्टिंग से लेके वहां तक का फिर से एक रिवाइज कर लो। ये आपके हाथ में है, पर 3 दिन आप प्लीज रिवीजन को दीजिएगा। हर 3 यूनिट के बाद 1 दिन रिवीजन का रख लो, वो भी आपके ऊपर है। तो टोटल आपको मैंने 13 दिन दिए और 13 दिनों में हमारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े भी, मतलब प्रिपेयर, प्रैक्टिस भी करी, मतलब क्वेश्चन पेपर भी लगाए और टाइम टाइम पे रिवाइज भी किया। और ये जरूरी है इसके साथ ऐसा करना, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है दोस्तों। सिलेक्शन होगा इन्हीं की वजह से होगा, बाहर निकलेंगे इन्हीं की वजह से निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में भूगोल है, मध्य प्रदेश के वनोपज, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश का परिवहन, सिंचाई और कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। यदि इसकी मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टार्टिंग वाली यूनिट को आप 2 दिन दीजिए, ये वाली इन 3 को आप 2 दिन दीजिए, टोटल हो गए 4 दिन। इसके बाद इसको आप 1 दिन दीजिए और इसको फिर से आप 2 दिन दीजिए। फिर वही बात, क्या इस पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हमें अनशेड्यूल्ड वे में रोज देखना है? क्या इस पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो एक सिटिंग में नहीं होगा? बिल्कुल है, वो है विद्युत परियोजनाएं। आप पढ़िएगा, आपको ये सारी समस्याएं नजर आने वाली हैं और आपको तब समझ में आएगा कि सही बात कही थी इन्होंने। आप इतना समय डिस्ट्रीब्यूट करिए, और जो परियोजना वाला सेक्शन है आप एक बार में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्षमता भी पूछ रहा है आजकल, किस नदी पर है वो भी पूछ रहा है, किन किन राज्यों की साझेदारी है वो भी पूछ रहा है, कितना प्रतिशत साझेदारी है भी पूछ रहा है। बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है, आप एक सिटिंग में नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा रोज देखते चलिए। क्या करेंगे आप? 2, 2, 4 और 1, 5। एक दिन जो है ना वो इतने पूरे के लिए, इसको तो आपको अनशेड्यूल रखना है। जैसे उसमें अनशेड्यूल क्या था, वो 2 डॉट, इसमें अनशेड्यूल्ड है ये विद्युत परियोजना। 2, 2, 4 और 1, 5 और 2, 7। दोस्तों 7 दिन मैंने इस 3rd यूनिट के लिए दिया और 2 दिन मैं इसके भी रिवीजन के लिए आपको दे रहा हूं, तो आप पे टोटल 9 दिनों का काम हो जाएगा। सेम बात है, PPR 2 दिन है, मतलब टॉपिक पढ़ना है, तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाना है और अगले दिन जब नया टॉपिक पढ़ेंगे तो पुराना वाला रिवाइज करना है। फिर मैंने कहा आपकी स्मृति क्षमता के ऊपर है कि आप प्रतिदिन करना चाहते हो कि 2 दिन या 3 दिन में करना चाहते हो। इस वाले को अनशेड्यूल्ड रखना है, एक बार में नहीं कर पाओगे, गलती मत करना, कर भी लोगे तो भूल जाओगे, टाइम वेस्ट मत करना। कितने दिन हो गए दोस्तों? 9 दिन यहां हो गए, 13 दिन हमारे वो वाले थे, 13 और 9, 22 दिन। आगे बढ़ते हैं, 5वीं यूनिट,
इसमें एमपी की पॉलिटी है, एमपी का इकोनॉमिक्स है दोस्तों। यदि मैं एमपी की पॉलिटी की बात करूं तो एक एक दिन इन दोनों को दीजिए आप। इकोनॉमी की बात करूं तो ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, जन अंक की नहीं कर पाओगे एक दिन, दिक्कत होगी। आप मुझे चैलेंज करने के लिए या इस चीज को ईगो पे लेने के लिए हो सकता है एक बार में कर भी लो, बट नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा, पछतावा होगा। इसको आप रखिए इस वाले में अनशेड्यूल्ड में। मतलब जब आप ये वाला सेक्शन पढ़ रहे हो तब आप के पास शुरू करोगे तो क्लियर रहेगा कि भाई इतने दिन हैं और इतने दिन में इसको रोज थोड़ा 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 देखना है, तब ज्यादा अच्छे से होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास 1, 1 और 2, मतलब इसमें एक दिन दीजिए, इसमें एक दिन दीजिए और इसमें 2 दिन दीजिए, क्योंकि सरकार की योजनाएं और ये सब है इसमें। कितने दिन हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, सॉरी ये तो अनशेड्यूल्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन हमारे यहां पे खर्च हो गए। और इन 6 दिन के अलावा, सॉरी 6 दिन हमारे यहां खर्च हुए और 6 दिन के अलावा 2 दिन हम यहां भी रिवीजन के लिए रखेंगे। मतलब टोटल कितने दिन हो गए? 8। तो यूनिट 1 में थे 13 दिन, यूनिट 2 में थे 9 दिन, 13 और 9 22 और 8 30। 30 दिनों के बाद जब आप देखोगे अपने आप को तो आपकी पूरी ये यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, मतलब पूरा एमपी प्लस इसमें मर्ज होके यूनिट 7 के कुछ बिंदु और यूनिट 6 के कुछ बिंदु जो एमपी में ऑलरेडी पहले से थे। मतलब कुछ पार्ट आपका ज्योग्राफी का, कुछ पार्ट यूनिट 7 का। एक तरह से 5 यूनिट आपने कवर कर ली 30 दिन में। अकेली कवर नहीं करी, टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया, टॉपिक खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाया और जो चीजें आप भूल सकते थे उनको मजबूत भी किया। मैं बार बार इस चीज पे इसलिए बल दे रहा हूं दोस्तों, इसको आप बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। अरे नहीं हम तो एक सिटिंग में कर लेंगे, नहीं होता भाई, हो भी जाएगा, भूल जाओगे। पर आप यदि इसको अनशेड्यूल्ड वे में रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो याद रह जाएगा, मस्तिष्क में बैठ जाएगा। आप करके देखिएगा साहित्यकार, आप एक दिन उठा लो कि मैं 2 दिन देता हूं पूरे साहित्यकार कर लूंगा, कर लोगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे। और जैसा मैं बता रहा हूं अनशेड्यूल्ड वे में आप वैसा करके देखिए। आप शरद जोशी को पढ़िए बस अनशेड्यूल्ड वे में, फिर वो नॉर्मल पढ़ने लगो जो पढ़ना, फिर दूसरा, क्यों? क्योंकि अगले उस पल तक जब आप दोबारा उस पर आ रहे हो अकेले शरद जोशी आपके साथ होंगे, आप उनकी रचनाओं से थोड़े अवेयर हो जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं करके देखिएगा। तो पीपीआर हमारा कंप्लीट हुआ। 30 दिन का जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट बताया, जिसमें हम टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पीआर की बात करते हैं। पीआर में प्रिपेयर करना है और रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। प्रैक्टिस नहीं करना अभी, वेट फॉर द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल मतलब जो 15 डेज की हमारी प्लानिंग है। और यहां पर दोस्तों देखिए आप, मैंने इस पीआर में टोटल 3 यूनिट रखी थी, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 6, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। दोस्तों हिस्ट्री बड़ा है तो इसको आप रोज करिए। पीपीआर कंप्लीट हो गया, मतलब मॉर्निंग वाले स्लॉट में आपका पीपीआर हो गया। आप ऐसे जमाइए, आपके दिन की शुरुआत हुई, मॉर्निंग में आपने पीपीआर निपटा लिया। पीपीआर की फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी, तो दोपहर में आप पीआर उठा लेंगे। पीआर में आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने, अच्छा उधर वो थे, वो सीक्वेंस में है ना, एक साथ नहीं करना है। टोटल 30 दिन का बनाया है प्रोग्राम, पर इनको एक साथ करना है। मतलब यूनिट 2 को तो डेली देखना है आपको, हिस्ट्री है लंबा है। यूनिट 4 और 6 को आपको अल्टरनेट देखना है, मतलब छोटे हैं, ये ऑलरेडी लंबा है। तो यूनिट 2 मतलब हिस्ट्री आप देख रहे हैं, तो एक टॉपिक ऑफ पॉलिटी का निपटा लीजिए। अगले दिन हिस्ट्री को कंटिन्यू रखिए, 1-2 टॉपिक आप ज्योग्राफी के निपटा लीजिए, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो जो हमारे लेंदी सब्जेक्ट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि कितने ही पढ़ लो, 1-2 तो छूट ही जाएंगे, इसमें आप कभी कह ही नहीं सकते कि हमारे पूरे सही होंगे। बड़ी अस्थिरता होती है इसमें और बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। बड़े सब्जेक्ट हैं पर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा मेंस इन्हीं पे टिका हुआ है। कई जगह पे अप्लाई होने वाला है, हिस्ट्री जो है कई जगह अप्लाई होने वाला है। मेंस के पेपर 1 में यूनिट 1, 2, 3
और 4 और 5 वो हिस्ट्री जो एमपी का है, वो भी मेन हिस्ट्री से ही कनेक्टेड है। उसके बाद आप निबंध वाला पोर्शन लेते हैं तो वहां कई विषयों के निबंध ऐसे हैं जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। तो आप हिस्ट्री को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अकेला प्री नहीं निकालना है, आपको मेंस भी निकालना है भाई। कई चीजें कनेक्टेड हैं, बेस तैयार होता है। खैर, दोपहर में पढ़िए डेली 4 और 6 को अल्टरनेट के साथ रखिए, पर केवल प्रिपेयर करना है, इसके प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। और रिवीजन कितना करना है? टाइम टू टाइम, मतलब हफ्ते में एक आध बार देख लिया, क्योंकि इतनी ही जरूरत पड़ेगी। हम कनेक्ट होते हैं। जरूरत पता कहां पड़ती है? यूनिट 6 के वो लिस्ट वाले पार्ट में, मतलब ज्योग्राफी के लिस्ट वाले पार्ट में रोज रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो उसको मैंने कहां डाल दिया है? पीपीआर में। यहां तो थ्योरी बची है ना भाई, बस इसलिए डाला है इसको वहां पर। खैर, ये हमारा था पीआर। आगे बढ़ेंगे हम पीसी, प्रिपेयर टू कनेक्ट। दोस्तों, इसमें हम यूनिट 8 की यदि बात करें तो यूनिट 8 आप डेली कीजिए। करंट अफेयर है, आप रोज रात में करंट अफेयर, रात का समय, जब भी आपको लगे कि यार हम थक गए, अब हम ना किताब से थोड़ा अलग हटके पढ़ना चाहते हैं, हम थोड़ा अब यूट्यूब पे कुछ करंट अफेयर के लेक्चर सुनना चाहते हैं, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से। पर मेरा तो ये सजेशन होगा कि इसको आप रात में ही देखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। दिन का समय आप जो है वो सब्जेक्ट्स को दीजिए। यूनिट 8 मतलब करंट अफेयर आप डेली देखिए सर, डेली लिखिए, देखिए, पढ़िए, जो भी आपके पास सोर्स हैं। उस पर हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं कि किस तरह से आप इन सब्जेक्ट्स को कहां से कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। यूनिट 9 और 7 की बात करते हैं। यूनिट 9 आईटी वाला पार्ट, और 7 बचा हुआ है। 7 ने कुछ बिंदु वहां पीपीआर में डाल दिए, अब बचा हुआ 7 जो है उसको हमने यूनिट 9 के साथ मर्ज करके इसको पेज वाइज डिवाइड कर दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल यूनिट 9 की यदि आपके पास 100 पेजेस हैं, सॉरी यूनिट 7 के आपके पास यदि 50 पेजेस बचे हैं, कि आधा यूनिट 7 तो पीपीआर में शामिल हो चुका है, तो इन 150 पेजेस को आप पेज वाइज बांट दीजिए कि मैं रोज ना 5 पेज देखूंगा। इस हिसाब से बांटिएगा कि 30 दिन में खत्म हो जाए, अपन ये 30 डेज वाला प्रोग्राम देख रहे हैं। और आगे ये कहानी कंप्लीट नहीं हुई, अभी इधर यूनिट 10 भी है दोस्तों। यूनिट 10 को डेली करना है। यूनिट 10 में क्या है? यूनिट 10 में है आयोग, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चाहे अभी पूरा रट के रख दो, आप कुछ समय बाद आप भूल जाओगे और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एंड टाइम पे नहीं होगा। तो करें कैसे डील इसके साथ? इसको डेली पढ़ें, पर कैसे पढ़ें? आप अनशेड्यूल्ड वे में पढ़िए इसको भी, और इसके लिए एक चार्ट बना लीजिए। मेरी आपको सलाह है, आप एक बड़ी शीट लेके आइए। उस बड़ी शीट में हर आयोग में जो जिन बिंदुओं पर बात हुई है, जैसे, और या जिन बिंदुओं पर प्रश्न बन सकते हैं, आयोग की प्रकृति, कार्यकाल, सदस्य संख्या, प्रतिवेदन किसको देंगे, इस तरह से जो भी 6, 7, 8 बिंदु हैं, पहला अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस तरह के बिंदु, उसको आप पार्ट में बांटिए और एक बड़ी शीट में सारे आयोग के ये सब लिख लीजिए और अपने कमरे में चिपका लीजिए। अब कमरे में चिपका हुआ है तो अनशेड्यूल्ड वे में अलग से कोई टाइम नहीं देना पड़ रहा आपको। अब आपने शीट अभी से बना ली, एंड टाइम पे मत बनाना, एंड टाइम पे सबके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। अभी बनाओ भाई, अभी बना के एक अच्छी शीट, जितने बिंदु पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आ सकते हैं, उनको वहां पे मेंशन कीजिए। सारे आयोग के कार्यकाल, सदस्यों की संख्या, प्रतिवेदन किसको देता है, पहला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, ये सब लिखिए एक जगह और चिपका लीजिए। आप अनशेड्यूल्ड वे में जब उसे रोज देखेंगे दोस्तों, आप कनेक्टेड रहेंगे इन सब्जेक्ट के साथ। पर्पस क्या है हमारा? कनेक्ट रहना। इन सब्जेक्ट का नेचर ही वो है, क्योंकि एंड टाइम पे होगा नहीं और अभी से करोगे तो भूल जाओगे। पर चार्ट बना लोगे और चिपका लोगे तो साला कभी नहीं भूलोगे, कनेक्ट रहोगे एंड टाइम तक। ब्रश कर रहे हैं, करते करते नजर मार ली उस पर, खाना खा रहे हैं वहीं सामने लगा हुआ है, थोड़ा देख लो उसको यार, फोन पे बात कर रहे हैं घर पे, थोड़ा नजर मार ली, दोस्तों के साथ बैठे, चलो यार बोले, दोस्त बोले चल इसी पे चर्चा करते हैं थोड़ी देर, इस तरह से होगा वो। ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप बिल्कुल रट के बैठ गए अभी से या एंड टाइम के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पीपीआर, पीआर और पीसी को पहले डिकोड किया आपके सामने, और फिर मैंने स्टेप्स बताए कि किस तरह 30 दिन में आप पहली बार में इनको निपटा सकते हो। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं पेज वाइज बांटना, ये भी 30 दिन के हिसाब से बांटना है आपको। करंट अफेयर भी जो आप इकट्ठा कर रहे हो 30 दिन में निपटाइए। आप डेली पढ़िए, इसको पेज वाइज बांट के डेली पढ़िए। रिवाइज, अभी रिवाइज जैसा कुछ नहीं है,
सिर्फ कनेक्ट रहने के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं। और यूनिट 10 को आपने चार्ट बना के रख लिया, आप डेली देख रहे हैं। 30 दिन कंप्लीट हुए, आपका पीपीआर, पीआर और पीसी के माध्यम से सारे 10 की 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गई। जहां आपने दोस्तों रिवाइज भी किया, पीपीआर में तो रिवाइज भी किया, पीआर में रिवाइज किया, कम कम किया पर रिवाइज किया, और पीसी में आप कनेक्टेड है हर चीज से। और 30 दिन बाद आप इस स्थिति में हैं कि मेरे सारे सब्जेक्ट रेडी हैं। अब क्या करना है? अब अगले 15 दिन का प्रोग्राम है दोस्तों। माफी चाहूंगा, 15 दिन का प्रोग्राम। एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया दोस्तों, जब आप 30 डेज का प्रोग्राम कंप्लीट करें तो उसके बाद लगभग आप एक दिन का ब्रेक जरूर लीजिएगा, ताकि आप एक नई जर्नी शुरू करने से पहले नई एनर्जी के साथ दोबारा लग सके। ये छोटे छोटे ब्रेक, छोटा छोटा पॉज बहुत जरूरी है इस तैयारी के दौरान। आपने जितनी भागम भाग करी, आपने जितना प्रेशर क्रिएट किया, आप उतना पैनिक करेंगे। और एग्जाम इसी का है दोस्तों, प्रेशर कितना कंट्रोल कर पाए, पैनिक किया कि नहीं किया, उस आधार पर एग्जाम रुक जाता है, निकल जाता है। सुना होगा ना आपने, यार आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, वो वही होते हैं। 15 दिन का प्रोग्राम, ऊपर ही आपको एक चीज मैंने मेंशन करवा दी दोस्तों, 2 FLT डेली। FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट, 100 क्वेश्चंस का एक पेपर आप डेली लगाएंगे, 2 पेपर। क्यों? अरे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो भाई, रिवाइज कर चुके हो, प्रैक्टिस सेट लगा चुके हो, तो आपका नियम होना चाहिए समय मान लीजिए। आप ऑनलाइन दे रहे हैं एग्जाम, किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, कहीं पर दे रहे हैं, आप एक समय निश्चित कर लीजिए कि इतने से इतने में 2 पेपर डेली दूंगा या दूंगी। उसके बाद पीपीआर पे आइए। पीपीआर में जो सब्जेक्ट थे उसमें अब रिवाइज पता क्या कीजिए, सारे नोट्स रिवाइज कीजिए, और प्रैक्टिस सेट जो आपने लगाए थे टॉपिक वाइज, उसमें जो जो एक्स्ट्रा मिला था आपको, आप उसे रिवाइज कीजिए। कितने दिन में? 15 दिन में। अगला पीआर में आप रिवाइज कीजिए हाफ नोट्स, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का केवल वो पार्ट जो टफ था उसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि पढ़ते टाइम आप अंडरलाइन करते चलते हैं कि यार ये चीज हम भूल रहे हैं, और नहीं करते चलते तो करते चलिए दोस्तों। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए अब इसके टॉपिक वाइज। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बचा है। अरे आपकी स्पीड डबल हो गई है। 30 दिन का काम 15 दिन में कर रहे हैं। उधर प्रैक्टिस सेट नहीं थे, इधर प्रैक्टिस सेट है, तो भाइयों उधर पूरा नोट्स पढ़ना था, इधर मैंने कहा रिवाइज करें केवल हाफ नोट्स जो कठिन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का केवल जो कठिन पार्ट था उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि बाकी आपको पता है यार, साल भर पढ़ाया आपने। और अब यहां पर साथ में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए टॉपिक वाइज, तो आप उन सब्जेक्ट से कनेक्टेड है दोस्तों। पीसी के अंतर्गत रिवाइज कीजिए वही हाफ नोट्स, जो टफ वाला पार्ट है वही यूनिट 9, 7 का, और यहां पर प्रैक्टिस सेट इसका भी लगाइए टॉपिक वाइज। ये पूरा तैयार है, और सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज इनके प्रैक्टिस सेट भी लग गए, और आप डेली 2 FLT देंगे। बातें क्लियर है? इसमें देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगवाए थे, अब लगवा रहा हूं, क्योंकि इतने पहले उसमें जरूरत नहीं थी, इसमें लगवा दिए थे, पर अब प्रैक्टिस सेट का रिवाइज करवा रहा हूं। रिवाइज करना जरूरी है, हम प्रैक्टिस सेट तो बहुत लगा लेते हैं, पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले थे उन्हें लास्ट मोमेंट पे देखते नहीं है दोस्तों, वहां गेम बिगड़ जाता है हमारा। सेम हम इसके साथ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और आप साथ में यूनिट 8 और 10 के तो कनेक्टेड रहेंगे ही, वो तो कोई लोड ही नहीं। यहां ये मैं बात कर रहा हूं यूनिट 9 और 7 की। लास्ट के 7 डेज आपके पास बचे भाई और बहनों। 2 बार दो बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक बार 15 दिन में, एक बार 30 दिन में। अब क्या करेंगे? 3 FLT लगाओ डेली, 3 FLT डेली लगाइए। पीपीआर में इस बार क्या कीजिए, इस साइकिल में, हर साइकिल में देखिए अलग कर रहे हैं। इस साइकिल में क्या करना है? रिवाइज करो इस बार हाफ पार्ट, पिछली बार में पूरा किया था, प्लस प्रैक्टिस सेट, पर अब हाफ पार्ट करो। इतना वो सेम चीज करोगे ना तो वो भी गड़बड़ कर जाएगा। 2 बार कर लिया ना यार, 45 दिन किया है, अब हाफ पार्ट रिवाइज करो जो आपको बहुत टफ लग रहा है पीपीआर वालों, और प्रैक्टिस सेट भी रिवाइज करो। इधर पीआर में ओनली प्रैक्टिस सेट आप रिवाइज करो, सब्जेक्ट मत दो, काफी हो गया। और पीसी में भी ओनली प्रैक्टिस सेट, और डेली यूनिट 8 और 10 से तो कनेक्ट रहने ही, वो तो हमेशा डेली कनेक्ट चलेगा। दोस्तों आप देखते जा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम एग्जाम के करीब जा रहे हैं, मैं वेटेज कम करते जा रहा हूं।
भार कम करते जा रहा हूं, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और आप देखिए 30, 15, 7 मतलब 52 दिनों के इस प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट 3 बार कंप्लीट हुए, प्रैक्टिस सेट भी लग गए, प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी हो गया, नोट्स का रिवीजन भी हो गया, बट तरीका बदल गया। आपके साथ गड़बड़ पता क्या है, आप जब रिवीजन करने बैठते हो तो भी पूरा स्टार्टिंग से ए से लेके जेड तक बिल्कुल सेम पद्धति पे करते हो। तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो, सेम पद्धति पे कर रहे हो। चौथी बार रिवीजन कर रहे हो, सेम पद्धति पे कर रहे हो। इस बार मैंने पद्धति बदल दी, रिवीजन मैंने भी करवाया, प्रैक्टिस सेट मैंने भी लगवाया, पर कितना करना है, प्रैक्टिस सेट को भी रिवाइज करना है, कब करना है, ये मैंने आपको बताया। थिंग्स टू डू, एग्जाम के समय जो चीजें जरूरी है करने की दोस्तों, सिंगल आइडियल सोर्स। हर बार मैं कहता हूं कि आप एक नोट्स पकड़ के चलिए दोस्तों, हर नोट्स में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, मत भागिए। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाता है ना, तो आप नोट्स बदलते हो, एंड मूवमेंट पे बदल देते हो नोट्स। ये मत करो यार, एक सोर्स को पकड़ के चलो, एक अच्छा सोर्स पकड़ो, पहले रिसर्च करके पकड़ो, पर एक सोर्स को पकड़ो, उसको एंड टाइम तक नहीं भूलना है। एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा मिले और यदि जरूरी लग रहा है तो अपने ही नोट्स में ऐड करो। दूसरा, प्रैक्टिस सेट। लास्ट ईयर के पेपर थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए लगा लो, और प्रैक्टिस सेट तो देने ही है, पर किस तरह से, जो मैंने अभी तैयारी के दौरान आपको बताया। अगला दोस्तों, जब प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो तो इतनी ईमानदारी से दो जैसा ऐसा लगना चाहिए कि साला तुम मेन एग्जाम दे रहे हो। तब आप देखिएगा कि मेन एग्जाम जो है ना, वो आपको प्रैक्टिस सेट जैसा नजर आने लगेगा। आदत हो जाएगी ना। मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो किस तरह से बिहेव करो उसके साथ, तब जाके आप मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर हो जाते हो मेन एग्जाम के लिए। तो मेन एग्जाम आपको बिल्कुल लाइटली लगता है, आप पैनिक नहीं करते हो, आप प्रेशर में नहीं आते हो, आते हुए गोले गलत नहीं भरते हो, बी का सी लगा के नहीं आते हो, क्योंकि अधिकांश का सिलेक्शन यही रुकता है। Practice set is not only for syllabus, but it's also for your mental and emotional control or the management. यही मैं आपसे चर्चा कर रहा था दोस्तों। स्लीप एंड डाइट प्रॉपरली, ये तो आपको पता होना चाहिए, और यही आप बिगाड़ते हो। रातों की नींद उड़ा लेते हो, खाना खाना बंद कर देते हो। अरे दिमाग से इतना काम ले रहे हो भाई, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा खाओ। आपने देखा ना कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा था मैंने वेटेज कम कर दिया, क्योंकि दिमाग को अब रिलैक्स की जरूरत है, नहीं तो बी का सी और सी का डी करके आओगे। थिंग्स नॉट टू डू, डोंट प्ले केबीसी इन द लास्ट मोमेंट प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। एग्जाम के 2 दिन पहले सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ लगे, चल तू बता ये वाला, चल तू बता ये वाला। अरे भाई, आदमी प्रेशर में आ जाएगा कि साल भर मैंने क्या पढ़ा। ये सब पहले कर लो प्लीज, मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है ना लेना है, वायरस से दूर रहना है। अगला, गो फॉर 90%, इग्नोर 10%। मैंने क्या बोला, 90% को छोड़ के साला 10% के पीछे भागते हो, और एग्जाम में आता उस 90 में से ही है। तुम्हारा सिलेक्शन नए क्वेश्चन ना बनने से नहीं रुकता, तुम्हारा सिलेक्शन आते हुए ना बनने से रुकता है। और आते हुए इसलिए नहीं बनते हो क्योंकि तुम जिंदगी भर उस 90% को छोड़ के 10% पे भागे हो। जैसा मैंने अभी कहा कि एक सोर्स को पकड़ो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगामी विषयों पर इस तरह के वीडियो में लाता रहूंगा। अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा। धन्यवाद।